जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में होने वाला है उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न सरल पूछे जाते हैं या कठिन पूछे जाते हैं, या किस किस टॉपिक से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। और आप देख सकते हो एग्जाम डेट आपका 28 नवंबर 2020 का ये पेपर है, और एग्जाम टाइम में आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, और सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछला वैकेंसी आपका 2020 में निकला हुआ था। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि जो आपके न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का जीके पूछा जाता है, जीके जीएस, और आपका 15 अंक का इसमें मैथ, 25 अंक का इसमें रीजनिंग, ठीक है ना, 25 अंक का रीजनिंग, और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति वनेश्वर त्योहार मनाती है? तो ऐसी कौन सी भारत की जनजाति है जो वनेश्वर त्योहार मनाती है? तो वो है आपकी भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति आपका वनेश्वर त्योहार मनाती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आपका ये आंसर की है तो इसमें आपका राइट आंसर पहले से इसमें हाईलाइट हो रखा है। तो आपका दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो किसने लिखा था? तो वो है आपके भरत मुनि। किसने लिखा? भरत मुनि ने लिखा था। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है, भरत मुनि। ठीक है। इसके अलावा मैं जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें अधिकतर मुझे देखने को मिले हैं कि आपके जो पर्व हो गए, जनजाति हो गई, इसके अलावा आपकी नदी हो गई, सहायक नदियाँ हो गई, आपके पर्वत शिखर हो गए, इसके अलावा जो आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो आपके पुरस्कार हो गए कि 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो आपका जो न्यू वैकेंसी 2023 में निकला है, तो आपका जो 2023 में पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि आपका नोबेल पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा जो आपके अध्यक्ष हो गए, महानिदेशक हो गए, या कोई आपकी वर्तमान घटना है, ठीक है ना, तो करंट अफेयर से भी आपके मिनिमम 10 अंक इसमें पूछे जाए। 10 अंक का आपका करंट अफेयर जरूर देखने को मिलेगा। तो आपकी महत्वपूर्ण जैसे घटना है, जैसे कि आपका इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, और आपका G20 सम्मेलन हुआ है, इसके अलावा चंद्रयान 3 आपका गया है, तो ये आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो ये आपके टॉपिक जरूर आपको पढ़ने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो जो आपका पतंगोत्सव मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये आपका अहमदाबाद, कहाँ पर? अहमदाबाद में मनाया जाता है। अहमदाबाद आपका गुजरात में, ठीक है। तो आपका ये जो आपका त्योहार है ये आपका अहमदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है, पतंगोत्सव। इसके अलावा मकर संक्रांति तो देखो सभी लोग जानते हैं, बुड़की कहलाती है, ठीक है ना, और ये आपका 14 जनवरी के आसपास से मनाई जाती है, ठीक है ना, हर साल 14 जनवरी के आसपास से मनाई जाती है, ठीक है ना, बुड़की का त्योहार कहलाता है। उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते होंगे बुड़की, तो बहुत अच्छा त्योहार होता है, इसी को मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? तो इसमें आपका नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। इसके अलावा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री। पहले क्या होता था कि पहले आपकी पंचवर्षीय योजना चलती थी, ठीक है, लेकिन पंचवर्षीय योजना आपकी खत्म हो गई जब से आपका पीएम मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, ठीक है।
तब आपका चलने लगा है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला देखिए, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक विमोचित की या लिखी या मतलब लॉन्च की? तो किसने की? ये आपका एम नरवणे। किसने? एम नरवणे ने ये पुस्तक आपकी विमोचित की। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मनःप्रावी पदार्थ अधिनियम लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? ये आपका 1985 में। कब? 1985 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। इसके अलावा आपका एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है, अगर पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो आपका 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस? तो भाई ये 7 सितंबर। कब? 7 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायक करती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो उसे घटना विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटना विज्ञान या फेनोलॉजी। ठीक है ना, इंग्लिश में फेनोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में इसको घटना विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसके अलावा नई दिल्ली में आपका हजरत निजामुद्दीन के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है ना, तो आपका ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया? तो किस राज्य ने किया, किस स्टेट ने किया, वो आपको बताना है। तो ये जो आपकी सेवा लागू की है ये आपका गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य ने की है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही। अगला देखिए, बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया? तो ये 1661 में। कब दिया गया? 1661 में। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ था? तो किससे हुआ था? सभी लोग जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। ठीक है, किससे? महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था। ठीक है, जो कि झांसी के राजा थे, तो उसी के हिसाब से फिर झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। पेशवा बाजीराव जो नाना साहब कहलाते हैं, इनके भाई के रूप में थे। तात्या टोपे इनके गुरु थे। ठीक है ना, और मोरोपंत तांबे इनके मतलब दादा के तौर पर, जिनके जो पिताजी थे महारानी लक्ष्मीबाई के, वो मोरोपंत के यहाँ अपना जो इनका पंडित थे रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका जो काम होता पंडित का, तो पंडित ही कहते थे मोरोपंत तांबे के यहाँ। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो कौन सा खेल पुरस्कार है? तो वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो आपके विशेष भृगुवंशी हैं ये आपका बास्केटबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, बास्केटबॉल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विलियम अधिनियम पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? लॉर्ड नॉर्थ विलियमन अधिनियम, ये आपका 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। अगर पूछ सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई है जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? तो कौन सी योजना है? वो है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पूर्ण स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो किसके? ये भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो आपकी बताना कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपका गेहूं, जौ और मटर ये आपकी रबी की फसल है, ठीक है ना। और जो बचा आपका जूट, तो जूट जो है वो आपकी खरीफ की फसल है। मटर, जौ, गेहूं ये रबी की फसल कहलाती है और जूट आपका खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो जो आपका आनुवांशिकी का नियम है इसका आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये आप हाई स्कूल में या मैट्रिक में आप पढ़े होंगे। और इन्होंने जो आपका आनुवांशिकी का जो प्रयोग किया था किस पौधे पर किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर किया था, ठीक है। अगला देखिए, 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी केंद्रीय क्षेत्र योजना है। वो है आपकी अटल भूजल योजना। कौन सी? अटल भूजल योजना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो किसको भाई आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्क्रम पुनः खरीद दर का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्क्रम पुनः खरीद दर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, चट्टानों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है, पेट्रोलॉजी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की? तो किसने की? वो है आपका UPI ने की। किसने? UPI ने की, जो कि आपका एक पेमेंट बैंक है, ठीक है। अगला देखिए, डेविड कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, RTGS में लेन देन को RTGS व्यवसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर नियंत्रित संसाधन किया जाता है। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो RTGS का फुल फॉर्म पूछा है, तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य प्रशासन में जो सीमा शुल्क और टोल संग्रहण का कार्य करते थे उनको शुल्क अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शुल्क अध्यक्ष। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, धारनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस का पूजा नृत्य है? तो धारनगर जो है वो आपका गोवा राज्य का आपका पूजा नृत्य है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 गोवा राज्य का पूजा नृत्य है धारनगर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है ना। तो इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। नॉन मेटल यानी अधातु, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी माने होती विद्युत, ठीक है। तो कर लेना, इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। अगला देखिए, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर में से एक है? तो कौन है?
वो है आपके एमडी पात्रा। कौन है? एमडी पात्रा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, एमडी पात्रा। अगर पूछे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ, तो ये भाई मुंबई में है। पहले कहाँ था? वर्तमान में मुंबई है, भूतकाल में कलकत्ता में था। अगला देखिए, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं? वो है आपके 6 सदस्य। कितने हैं? 6 सदस्य। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो कब गाया गया था? ये 1896 में। कब? 1896 में गाया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं? तो कौन है? वो है आपकी एमएस धोनी। सभी लोग जानते हैं एमएस धोनी आपके 2020 में आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो ये प्रश्न आपका फिर से रिपीट हो सकता है, इसमें नहीं तो अदर एग्जाम में जरूर होगा। कौन है? वो है आपकी पुनीता अरोड़ा। कौन सी? पुनीता अरोड़ा, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। अगला देखिए, संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो भाई संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इनको 3 वर्ष का समय लगा था। कितना वर्ष? 3 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था। वह निम्नलिखित राज्य से संबंधित थी, निम्नलिखित राज्य से थी। तो किस राज्य से थी? लोक गायिका अर्चना महंत, ये आपका असम राज्य की निवासी थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया था? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो आपका सांची का स्तूप जो है वो आपका अशोक ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इसके अलावा कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये सांची में स्थित है। सांची कहाँ पर है? सांची एक आपका रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, वहीं से 2 किलोमीटर दूर आपका सांची का स्तूप है। सांची किस जिले में आता है? भाई ये विदिशा जिले में आता है। विदिशा जिला कहाँ है? भोपाल के बगल में बिल्कुल विदिशा जिला अड़ा हुआ है। ठीक है ना, और अगर पूछे किस राज्य में है, तो भाई ये मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, और इसमें आपका सांची का बौद्ध स्तूप तो किससे? बौद्ध से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन कप्तान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? तो भाई आपका आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश आपका एक ऐसा राज्य है जो पहला आपका भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। अगर पूछे कि भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है पहला जिसका जो गठन किया गया था भाषा के आधार पर किया गया था, तो वो है आंध्र प्रदेश। अगला देखिए, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो किस अन्य देश में मनाया जाता है? तो भूटान में मनाया जाता है। किसमें? भूटान में। चाम मास्क नृत्य भूटान में मनाया जाता है। अगला देखिए, AI और LOT पॉवर्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई-बाइकगो ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया? हरभजन सिंह को बनाया। किसको? हरभजन सिंह को। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? वो है आपके सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर चुनाव आयुक्त बोले तो भाई राजीव कुमार है। अगला देखिए, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला जो है सभी को पता है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, जो आपके किले वेले हैं ये सब आपको राजस्थान में अधिकतर देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित साधन नहर स्थित है? तो कहाँ पर है साधन नहर? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। व्यापगत का सिद्धांत 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो कौन सी रियासत थी? वो आपका सतारा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो कौन सा है? वो है आपका मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए,
पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सुरमा नदी जो है वो आपका बांग्लादेश, कहाँ पर? बांग्लादेश में बहती है, जो कि अपना पड़ोसी राज्य और देश है। अगला देखिए, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा प्राधिकरण है? वो है आपका मंत्रिमंडल सचिवालय। क्या है? मंत्रिमंडल सचिवालय। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो है अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके जीके के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा बिल्कुल आप पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स के, इसमें देखो खुद आप देख ली, करंट अफेयर्स के इसमें 10% के लगभग मिले हैं, और आपके जो नदी होगी, नहर होगी, वहाँ से प्रश्न मिले हैं, मंदिर से मिले हैं, और आपका मकबरा से मिले हैं। इसके अलावा भी आपके जो प्रश्न हैं वो आपके जो आपके पर्व हो गए वहाँ से मिले हैं। वर्तमान घटना वो करंट अफेयर्स में आ ही जाएंगी, ठीक है ना। अब प्रश्न इसमें अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, वैसे आपको रणनीति भी अच्छी तगड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई जीएस आता है तो कुछ नहीं, आप जाओगे तो कुछ तो सही हो जाएंगे, तो कुछ सही होने में कुछ नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा अंक जीएस, जब तक आप जीएस में 50 में से 30-35 अंक नहीं लाओगे तो यार नहीं लाओगे तो कैसे यार पास करोगे, बताओ मुझे। मैथ में इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं पूछा जाता है। आप खुद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रीजनिंग का पेपर देखो। रीजनिंग तो मैं समझ सकता हूँ, कर भी लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें क्या दिक्कत? आप मान चलो ए वाला आप चैम्बर ले लो, पूरा ए ले लिया, ए लिए। अब इसमें देखो इन 4 ऑप्शन में कौन से इस जैसा है, इस जैसा कोई हो इन 4 ऑप्शन में तो वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल इसमें एक जैसा है, तो बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है। और अगला क्या है? अगले में उसने क्या किया है? उसने अगले को पलट दिया है। मान चलो ये जो आपका यहाँ पे 5 बनाया, तो ये 5 को ऐसे घुमा के पलटोगे तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो उसने 4 को पलटा तो ये 4 बिल्कुल सही होगा, और जो 3 जाएगा वो ऐसा बनेगा, एल आपका ऐसा बनेगा, ई ऐसा बनेगा, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा आप और भी देख सकते हो, ये आपके सीरीज वाले प्रश्न हैं, ठीक है। 27 में 60 है, तो 60 में 27 के तुमसे 30, तो आपका 3 33 बच्चे। वैसे 125 घटाए इतने का अंतर आएगा, उसमें आपको अंतर आसानी से समझ आएगा, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अब इसको देखो, 15 का 15 हो गया, 18 का 90 हो गया, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। राइट आंसर इसका 873 है। इसको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करा पाऊंगा, इसमें नहीं तो बहुत टाइम लगेगा मुझे भी, ठीक है। और अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये तो प्रश्न ही गायब हो गया इसका, तो सॉरी प्रश्न गायब नहीं हुआ, इसमें ऐसा होगा कि इसका जो मान चलो ए बी आर लिखा होगा, तो इनके जो ए बी पी लिखा है मान चलो ये, तो इनके बीच का अंतर होगा जो एक सा होगा, बाकी इसका एक जैसा नहीं होगा। तो देखो मैं करके देखता हूँ। ई आता है आपका 5 में, बी आता है आपका 22 में, पी आता है ओ पी आता है आपका 16 में, सी आता है आपके 3 में, एक्स आता है 24 में, आर आता है 18 में। तो ये देखो कितने का अंतर है, 22 और 16 कितने का है, 4 जे हो गए, 2 6 का अंतर इसमें है, 24 18 में, तो 18 और 6 अंतर इसमें भी है, ठीक है ना। तो आपका 6 आंसर दिख रहा है, तो आपका सीधी सी बात समझ लो, ए आता है 1 में, जेड आता है 26 में, टी आता है 20 में, तो इसमें भी आपका 6 का अंतर है। तो आप यही समझ लो कि इसमें जो आपका बीच का अंतर होगा वो एक जैसा होगा, बाकी इसमें आपका अंतर जो होगा एक जैसा नहीं होगा। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कैसा लगा जरूर बताओ, बाकी आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, देखो ये जैसे है 70 प्लस, तो इसमें आपका जो चिन्ह होते हैं बदलने पड़ते हैं, और इनको सॉल्व करते हैं बॉड मास विधि से। बॉड मास जो विधि होती है जिसमें हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, तीसरा ऑप्शन लेंगे गुणा भाग प्लस, तो गुणा की जगह प्लस रखेंगे, प्लस की जगह गुणा रखेंगे, तो प्लस है यहाँ पर, तो 17 गुणा यहाँ 8 आएगा, और यहाँ गुणा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बस इसे सॉल्व कर दो, 156 आ जाएगा बस।
लेकिन यहाँ तो मुझे पता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हाईलाइट हो रखा है तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन वहाँ जब आपका प्रश्न आएगा तो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कौन सा बेस्ट बैठ रहा है, तो माता, महिला, किसान। तो देखो माता बिल्कुल आपकी महिला ही होती है, किसान जो है कि वो आपका पुरुष भी हो सकता है, ठीक है, और महिला भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल आपका ऐसे आएगा, तो बिल्कुल सही आपका इसके लिए बैठ रहा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ठीक है।